नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, चुनाव में आप सबकी ड्यूटी अवश्य ही लगी होगी। किसी की पीठासीन तो किसी की P1, किसी की PO2 या फिर किसी की PO3। वैसे तो सभी के कार्य और दायित्व अलग अलग हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना होता है, क्योंकि एक टीम ही किसी भी कार्य को मूर्त रूप दे सकती है। इसलिए हम सभी को प्रत्येक मतदान अधिकारी के कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। साथियों, आज के वीडियो में हम PO2 अर्थात कि पोलिंग ऑफिसर 2 के कार्य और दायित्वों की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो आइए देखते हैं कि हमारे PO2 के क्या कार्य और दायित्व हैं। PO2 जो है वो मतदाता रजिस्टर 17 का प्रभारी होता है और वह अमिट स्याही का भी प्रभारी होता है। तो इस तरह से आप सबसे पहले जब आप वहाँ मतदान स्थल पर जाएं तो आप अपनी किट में से अपना 17 का रजिस्टर और इसके साथ साथ आप अमिट स्याही को निकाल लें। अमिट स्याही को आप किसी कप में या किसी ऐसे कटोरी में रखें जिससे कि वो गिरे ना, क्योंकि गिरने से फिर आपके कार्य में बाधा आएगी। और अगर हो सके तो आपको वहाँ थोड़ा बालू या फिर कोई मिट्टी अवेलेबल हो तो आप उसमें थोड़ी सी रख लें और उसी में आप उसको अमिट स्याही की जो बॉटल छोटी सी मिलती है हमें उसको रख लें और फिर उसको इस्तेमाल करें। आप अपने सहयोग के लिए PO3 को भी यह काम सौंप सकते हैं, क्योंकि PO2 के पास लिखने के लिए बहुत सारा कार्य होता है। तो ऐसे में अमिट स्याही का जो है उपयोग करना और उसको मतदाताओं की उंगली पर लगाना, ये काम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको बार बार पेन को रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको इंक को लगाना पड़ेगा। तो आप इसमें सहयोग के लिए PO3 की मदद ले सकते हैं। आप उनको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है इसको आप उन्हें बता दीजिए। इसके बाद जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वह है मतदाता रजिस्टर 17 क। इसमें आपको एंट्री करनी होती है। तो आइए अब हम इस पर नज़र डालते हैं कि 17 क के रजिस्टर को आप कैसे मेंटेन करेंगे। साथियों, 17 का रजिस्टर के फ्रंट पेज पर आप सबसे पहले सामान्य निर्वाचन, जिस भी सत्र का निर्वाचन है आप वो लिख लेंगे। उसके बाद आप उस पर विधानसभा का जो क्षेत्र है वो लिख लेंगे कि आपका मध्य है, उत्तर है, 172, 73, 70 जो भी होता है वो आप लिख लेंगे वहाँ पर। उसके बाद आपकी बूथ संख्या क्या है और बूथ जो है किस विद्यालय में लगा हुआ है उसका नाम। तो ये सब कुछ आप फ्रंट पेज पे भर लेंगे। उसके बाद हम अंदर के कॉलम्स देखते हैं। तो अंदर में आपको कॉलम्स बने हुए मिलेंगे। सबसे जो पहला कॉलम होता है उस पे क्रम संख्या जो वहाँ छपी रहती है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। साथियों, अब देखते हैं कि कॉलम 2 में हमें क्या लिखना है। कॉलम 2 में हमें लिखना होता है कि मतदाता जो हमारे पास वोट डालने के लिए आया है, मतदाता सूची में उसका नाम किस क्रम पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मतदाता PO1 के पास जाता है और वहाँ पर वह अपने BLO की पर्ची दिखाता है। उस पर्ची के माध्यम से PO1 जो मतदाता की चिन्हित प्रति होती है उसमें उसका नाम ढूंढते हैं और उसको कंफर्म करते हैं कि BLO द्वारा दी हुई पर्ची सही है और वह उसका नाम किस क्रम पर है। जब वह क्रम को पा लेते हैं तो वह उस क्रम संख्या को जोर से पुकारते हैं और वही क्रम संख्या फिर PO2 को अपने दस्तावेज में लिखना होता है कि जो है इस मतदाता का नाम किस क्रम संख्या पर है। तो कॉलम 2 में आप इसको लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि कॉलम 3 में क्या करना है। कॉलम 3 में जो भी दस्तावेज वह प्रस्तुत कर रहा है, हमारे भारत सरकार निर्वाचन विभाग की तरफ से 12 तरह के दस्तावेजों को मान्यता प्राप्त हुई है कि जब मतदाता सूची में मतदाता का नाम होगा तो उसके बाद उसे फ़ोटो ID के 12 दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा, तभी आप उसको मतदान डालने के लिए आगे अग्रसारित करेंगे। तो उसमें से 12 में से वह किस मतदाता के जो एलिजिबिलिटी के लिए वह किस पहचान पत्र को आपको दिखा रहा है उसको आपको उसमें लिखना होगा। अगर वह चुनाव का जो आपका पहचान पत्र है, मतदाता पहचान पत्र, वह दिखाता है तो आप उसको एपिक लिखेंगे। और अगर वह कोई और भी
दस्तावेज लेकर आया है तो आप उसको फिर मेंशन करेंगे कि वो डीएल दिखा रहा है या फिर वो अपना आधार कार्ड दिखा रहा है, पैन कार्ड दिखा रहा है, बैंक की पासबुक है। इस तरह के 12 दस्तावेज़ों में से कौन सा दस्तावेज वह लाया है और उसकी जो क्रमांक होता है उसके पीछे के 4 डिजिट आपको उस पर लिख लेना होता है। तो इस तरह से आप जो है कॉलम नंबर 3 को मेंटेन करेंगे। कॉलम नंबर 4 में आप मतदाता से उसके अंगूठे का निशान या फिर हस्ताक्षर करा लेंगे। हस्ताक्षर कराने के लिए आप रजिस्टर को बार बार घुमाएंगे नहीं, क्योंकि आपको भी उसमें एंट्री करनी होती है, तो इससे जो है आपको असुविधा होगी। आप मतदाता से उल्टी तरफ से ही साइन कराइए या फिर अंगूठा लगवा लीजिए। उसके बाद से जब भी अंगूठा लगवाना होगा तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मतदाता अपने बाएं हाथ का अंगूठा का निशान उस पर लगाएंगे। अब आ जाते हैं कि कॉलम 5 में आपको क्या करना है। टिप्पणी में आप सभी मतदाताओं में टिप्पणी नहीं डालेंगे। अगर कोई अलग तरह की वोटिंग होती है आपके यहाँ, जैसे कोई मतदाता हेल्पर के रूप में है या फिर कोई प्रॉक्सी वोटर है, कोई पीबी है या ईडीसी है, इस तरह का अगर कोई वोटर आपके पास आता है और आप उसकी एंट्री उसमें करते हैं तो उसे आप अभियुक्ति या टिप्पणी में मेंशन करेंगे कि यह इस प्रकार का वोटर है। या फिर कोई वोटर होता है जो साइन करने से मना कर देता है, तो फिर उसको भी आपको उसमें मेंशन करना होगा। अब आते हैं कि जो फॉर्म होता है एक PS05, इसमें आपको यह लिखना होता है कि आपके कितने एपिक्स हैं उस बूथ पर और कितने नॉन एपिक हैं। तो इस प्रकार से आप जितने भी एपिक हुए हैं आपके वोटर जो अपना पहचान पत्र मतदाता पहचान पत्र लेकर आए हैं, तो आप उनके जो क्रम संख्या है, जो सीरियल नंबर उसमें प्रिंटेड आपको मिलेगा, उस पर आप गोला लगा लीजिए। यह आप हर बार करते रहिए। जब भी एपिक आपको मिलता है तो आप उसकी क्रम संख्या पर गोला लगा लीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगी कि लास्ट में आपको एपिक्स को ऐड करना होगा कि कितने एपिक्स हैं। तो आप सिर्फ गोले वाली क्रम संख्या को काउंट कर लेंगे और टोटल जो वोटर होंगे उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, तो आपको अन्य वाले निकल आएंगे कि कितने ऐसे मतदाता थे जो कि मतदाता पहचान पत्र लेकर नहीं आए थे। इसकी एंट्री आपको PS05 फॉर्म में करना होगा। तो यह आपको पीठासीन अधिकारी को कैलकुलेट करके शाम को देना होता है। मतदाता रजिस्टर 17 क में एंट्री के बाद PO2 को एक मतदाता पर्ची भी भरकर देनी होती है। उस मतदाता पर्ची को आप स्केल की सहायता से फाड़ करके अपने पास 20-25 रखे रहें हमेशा। बीच बीच में आप काम भी करते रहिए और जब आपको समय मिले तो आप उस पर्चियों को फाड़ करके अपने पास रखते जाइए। उसके बाद उस पर्ची में सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखेंगे, जिस क्रम संख्या पर आपने उस मतदाता को अपने 17 का रजिस्टर में एंट्री किया है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसमें जो डैश दिया हुआ है उसमें आप लिखेंगे कि मतदाता सूची में उस मतदाता का नाम किस क्रम पर है। ये दो चीज़ें लिखने के बाद आप नीचे शॉर्ट में अपना साइन करेंगे और उसको मतदाता को दे देंगे। मतदाता उसको लेकर के PO3 के पास जाएंगे और PO3 उसको अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए वह हमें मतदान के समय सूजा और धागा वगैरह मिलता है, उस उतली के धागे में सूजा लगा करके वो उसको अपने पास रखे रहेंगे और उसके साथ उसको एक साथ उसमें माला के जैसा गूंथते जाएंगे और उसको सुरक्षित रखेंगे। 100 के पंच होने पर वह इसकी जो है नॉट लगा करके और एक एक बंच अलग अलग तैयार करेंगे और पीठासीन को वो शाम को सौंप देंगे। इसको हमें जमा करना होता है। तो इस प्रकार से वह मतदाता को PO3 जो है वह बैलेट इशू करेगा और मतदाता अपना मतदान वहाँ पर जा कर के निश्चित जगह पर जा कर के वोट डालेंगे अपना। अब इतना सब कुछ कार्य होने के बाद जो मतदाता रजिस्टर का जो आखिरी मतदाता आएगा, तो जब शाम को वोटिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा उस समय आप उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन पर आप लिख देंगे कि जो है मतदाता क्रमांक कौन सा था जो कि आपकी जो है आखिरी मतदाता था। तो उसके नीचे आप यह अपने शब्दों में लिखेंगे और उसके बाद से आप वहाँ पर पीठासीन का साइन करा लेंगे, आप साइन करेंगे और एजेंट का भी साइन करा लेंगे। इसके बाद आप एजेंट को संतुष्ट करके ये करने के लिए यह बताएंगे
कि देखिए अब हमारे यहाँ जो है मतदान समाप्त हो चुका है और अब मशीन से या फिर किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी वोटिंग अब नहीं होगी और अब हम क्लोज़ बटन को दबाने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी वोटिंग समाप्त हो जाएगी शाम को और आप अपना जो है ये 17 का रजिस्टर भी अपने पीठासीन को सौंप दीजिए। अब इसके बाद आइए देख लेते हैं कि अगर आपके पास और भी कई तरह के मतदाता आएंगे जो कि अलग तरह से उनका व्यवहार आपको दिखेगा वहाँ पर, तो आइए देखते हैं कि उनको किस प्रकार से आपको डील करना है। जैसे मान लीजिए कोई मतदाता वहाँ पर साइन करने या अंगूठा लगाने से मना कर देता है और आपने पर्ची भी जारी कर दी है, तब आप क्या करेंगे? पर्ची जारी हो गई है, बैलेट भी इशू हो गया है, लेकिन वह जो है मना कर रहा है कि वह वोट नहीं डालेगा। कुछ इस तरह के भी मतदाता होते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आप उसके नाम के आगे आप टिप्पणी लगा दीजिए कि जो है इसने वोट डालने से मना किया और उससे एक जो निश्चित फॉर्म है उसको भरवा लीजिए और उसको फिर जाने दीजिए, नहीं देना है उसको वोट ना डालें और आप उसको वोट नहीं डालने देंगे। उसी जो इशूड बैलेट है उसी पर आप अगले मतदाता से वोट डलवा लेंगे। तो इस तरह से आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दूसरा होता है कि ईडीसी, अगर आपके पास कोई भी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट लेकर के कोई मतदाता आता है तो आप उसकी जो है एक फॉर्म मिलता है जो कि पीठासीन के पास होता है, उस फॉर्म को आप भरवा लीजिए और भरवाने के बाद फिर आप उससे वोट अपने बूथ पर डलवा सकते हैं। और जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट है उसको पीठासीन अपने पास सुरक्षित रखेंगे और शाम को जब सारा सामान वो जमा करेंगे तो उसमें वो इसको प्रस्तुत करेंगे इस तरह से। और आप उसकी जो एंट्री करेंगे उसके नाम के आगे भी आप लिख देंगे कि जो है इन्होंने इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है और उसकी उंगली में इंक भी लग जाएगा, तो अब वह दोबारा वोटिंग नहीं कर सकेगा। अब अगर कोई मतदाता आता है और वह वोट की गोपनीयता को भंग करता है, वहाँ पर किसी प्रकार से कुछ अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश करता है, तो पीठासीन अधिकारी का ये अधिकार है कि वह उसको वोट डालने से मना कर दे। और आप अगर अपने 17 का रजिस्टर में उसकी एंट्री कर चुके हैं तो आप उसके आगे लिख दीजिए कि इन्होंने जो है वोटिंग की गोपनीयता को भंग किया, इसलिए वोट डालने से मना किया गया। तो इस तरह से आप उसको भी निपटा सकते हैं। जो अगली प्रॉब्लम आपके पास आएगी वो हो सकता है CSV या फिर प्रॉक्सी वोट की। प्रॉक्सी वोट क्या होता है कि अगर कोई मतदाता जो कि फ़ौज में रह रहा हो, बॉर्डर पे हो या फिर किसी दूसरे देश के दूतावास के माध्यम से रह रहा हो और वह अपने बूथ पर वोट डालना चाहता है, तो वोट डालना उसका अधिकार है और उसको उसके अधिकार को देना जो है भारत सरकार ने उसके लिए नियम बनाया हुआ है। तो वह अपने स्थान पर जहां वह रहता है वहां है जो निर्वाचन का ऑफिस होता है, उस ऑफिस पर जाकर के वह अपना प्रॉक्सी नियुक्त करता है। वहां पर वह मेंशन कराता है कि मेरे स्थान पर मेरा भाई, मेरी बहन या मेरी बीवी वहां पर वोट डालने जाएगी। तो वो जो प्रॉक्सी होता है वो प्रॉक्सी उसमें मेंशन्ड होता है, जो आपको लिस्ट मिलती है, जो प्रॉक्सी वोटर की लिस्ट मिलेगी आपको, उसमें वो मेंशन रहेगा कि इनके स्थान पर कौन वोट डालने आएगा। तो आप उसको चेक कर लीजिए और उसको भी अपने 17 का रजिस्टर में मेंशन कर लीजिए और प्रॉक्सी वोटिंग कराइए। कोई प्रॉक्सी वोटर अगर आपके बूथ पर आता है तो उसने खुद का भी वोट दिया होगा, तो इसलिए उसके बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में निशान अमिट स्याही का लगा होगा। तो वो प्रॉक्सी वोटर है, इस चीज़ की पहचान करने के लिए आप उसके जो है मिडिल फिंगर में इसका अमिट स्याही का निशान लगाएंगे, जिससे कि ये ज्ञात हो सके कि उसने प्रॉक्सी वोट किया है। तो इस तरह से आप उसकी एंट्री कर लेंगे और उसको प्रॉक्सी वोटिंग करा देंगे। और जो भी पीठासीन के पास उसका एक अलग से फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भी आप फिल करा लेंगे। दूसरा होता है टेंडर वोट। टेंडर वोट भी अगर आपके पास आता है तो आप उसको 17 क में ना मेंशन करके आप उसको 17 ख में डालेंगे। साथियों, आपके मतदान केंद्र पर टेस्ट वोट का भी ऑप्शन आ सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि टेस्ट वोट क्या होता है। जैसे आपके पास कोई मतदाता आता है,
वह सारी प्रक्रिया से गुजरता है। आप उसको वोट भी डलवा देते हैं, बीप की आवाज़ भी आ जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद वह कहता है कि मैंने जिसको वोट डाला उसकी पर्ची नहीं निकली, पर्ची किसी और की निकली। तो इस तरह से वह आपके वोट को चैलेंज कर रहा है कि आप जो वोटिंग करा रहे हैं वो गलत करा रहे हैं। तो इसके लिए उसको टेस्ट वोट से गुजरना होगा। तो इसके लिए आप पहले उसको समझाएंगे कि देखिए हमारी मशीन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने सुबह मॉक पोल में 50 वोट्स ऑलरेडी करा रखे हैं और उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं आई है। लेकिन फिर भी वो अगर नहीं मानता है, वह कहता है कि नहीं, मैंने जो देखा है वही है और मैंने जिसको वोट दिया उसको वोट नहीं पड़ा, वोट किसी और को पड़ा है। तो फिर आप उसको समझाएंगे कि अगर हम टेस्ट वोट कराएंगे और इसमें आपकी बात गलत साबित होती है तो आपको 6 माह का कारावास होगा, और अगर आप उसकी बात सही निकल जाती है तो फिर आपको अपनी ईवीएम मशीन को चेंज करना होगा। तो वैसे 99% ऐसा नहीं होता है कि मशीन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो, फिर भी आपको टेस्ट वोट परफॉर्म कराना पड़ेगा। टेस्ट वोट परफॉर्म कराने के लिए आप दोबारा अपने मतदाता रजिस्टर 17 का में उसकी एंट्री करेंगे, उसी प्रकार से जैसे आपने पहले किया था। ऐसा हो सकता है कि उसके नाम के ठीक बाद ही उसकी एंट्री हो रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके वोट डालने के बाद से और भी कई मतदाताओं ने वोट डाल दिए हों और उसके बाद वह टेस्ट वोट की डिमांड कर रहा हो। तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी एंट्री दोबारा करिए और उसके नाम के आगे आप टिप्पणी लगा दीजिए कि इस मतदाता का टेस्ट वोट कराया जा रहा है। टेस्ट वोट कराने के लिए आप उसको पूरी प्रक्रिया से गुजरेगा वह। उसके बाद जब वह वोट डालने जाएगा तो उस वक्त उसके साथ आपके पीठासीन अधिकारी, वहाँ के जो एजेंट हैं वो, और इसके साथ साथ पुलिस बल का व्यक्ति, ये सभी लोग उसके साथ वहाँ जाएंगे केबिन में। वह वोट डालेगा, बटन दबाने के बाद उसकी जो पर्ची निकलेगी उसको सभी लोग देखेंगे कि उसने किसको वोट दिया और वह कौन सी पर्ची निकली वहाँ पर ईवीएम मशीन में। अगर ऐसा होता है कि उसने जो वोट दिया उसी की पर्ची निकली, तब फिर उसका जो क्लेम था वो गलत साबित होता है और इस तरह से पुलिस बल जो है 6 माह के लिए कारावास के लिए उनको लेके जाते हैं। दूसरी तरफ आपका जो टेस्ट वोट हुआ ये 1 वोट एक्स्ट्रा हो गया, तो जो उसने टेस्ट वोट दिया है उसके आगे आप उसको मेंशन करेंगे कि उसने किस चुनाव चिन्ह पर अपना वोट दबाया, क्योंकि मतदान का काउंटिंग होगा। तो जब उसकी वोट की काउंटिंग होगी तो वहाँ पर इस टेस्ट वोट को माइनस किया जाएगा। तो इस तरह से आप इस टेस्ट वोट की प्रक्रिया को पूरी कराएंगे। साथियों, आपके बूथ पे ऐसा भी वोटर हो सकता है कि वो आए, अपनी मतदाता पहचान पत्र लेकर आए, बीएलओ की पर्ची भी लेकर आए, लेकिन जब आप उसको मतदाता सूची में P1 जो है आपका जब चेक करता है तो वह यह पाता है कि यह वोट पहले से ही पड़ चुका है। इस तरह के वोट को टेंडर वोट कहते हैं। अब वो मतदाता ये कहता है कि नहीं, मैंने वोट नहीं डाला है और उसकी उंगली पे निशान भी नहीं है, फिर आप उस मतदाता को भी आपको वोट डलवाना होगा। और इसको आप किस प्रकार से डलवाएंगे कि इसके लिए आपको टेंडर शीट्स मिलती हैं, जो कि मतदाता पर्ची, एक पिंक कलर की पर्चियाँ आपको मिलती हैं किट के अंदर। वो पर्ची आप निकालेंगे और उस पर्ची पर इस मतदाता से आप बैलेट से आपको उसको वोटिंग कराएंगे, आप उसको ईवीएम से नहीं करा सकेंगे। तो इसके लिए जो निर्धारित प्रपत्र है आप उसको भर लेंगे, सारी प्रक्रिया से वो गुजरेगा। बैलेट इशू इसको नहीं किया जाएगा और वह जो है, जो आपको बैलेट शीट मिली हुई है उसके ऊपर आप इसको स्टैंप लगवा के, जो स्टैंप आपको मिला होता है उस पर चुनाव का निशान बना होता है 4 एरोज़ वाला, तो उस एरो वाले मुहर से आप उसको उस पर स्टैंप लगवा करके और उसकी टेंडर वोटिंग करा लेंगे। ये टेंडर वोट जो है आप लिफाफे में बंद करके उसको सील करके आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे और इसको शाम को जमा करेंगे। जब वोट की काउंटिंग होती है तो टेंडर वोट की काउंटिंग सिर्फ उसी समय होती है जबकि जीत की मार्जिन जो होती है, 2 पक्षों के बीच में जो जीत और हार हो रहा है तो उसके बीच का जो मार्जिन है उससे ज़्यादा टेंडर वोट पड़े होंगे, तभी टेंडर वोट्स की काउंटिंग होती है, अन्यथा वो टेंडर वोट्स अनकाउंटेड ही रहते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप उस वोटर की उंगली पे, इंडेक्स फिंगर पे अमिट स्याही का निशान भी लगा देंगे, जिससे कि वो दोबारा फिर वोट डालने ना आ सके। दूसरी जो समस्या आपके सामने आ सकती है वो हो सकता है चैलेंज्ड वोट। चैलेंज्ड वोट ये होता है कि कोई मतदाता अपनी पर्ची लेकर के वोट डालने के लिए आया,
उस समय आपके कमरे में आपके जो एजेंट्स होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। तो एजेंट अगर ये क्लेम करे कि ये मतदाता जो वोट डालने आया है ये गलत है, ये फर्जी है, तो उसके लिए फिर आपको एक फॉर्म मिला होता है, आप उस फॉर्म को भरेंगे और जो भी एजेंट जो इस चीज़ को चैलेंज कर रहा है कि यह मतदाता फर्जी है, उससे आप 2 रुपये का उसमें चैलेंज आपको रखना होता है। तो 2 रुपये वो आपके पास जमा करेगा चैलेंज फ़ी के रूप में, उसको आप रख लेंगे और उसके बाद से फिर उसको जो है आप फॉर्म भर लेंगे, उस पर उसका साइन करा लेंगे और उसके बाद फिर आप उसकी जांच करेंगे कि यह मतदाता सही है अथवा नहीं। मतदाता सूची में आप उसको जांच करेंगे, उसकी फ़ोटो मिलाएंगे, सारी प्रक्रिया देखेंगे। अगर वह मतदाता सही निकलता है और इसमें आप कुछ स्थानीय जो वहाँ के जो आपके लोग हैं उनसे भी आप मदद ले सकते हैं, जो वहाँ टीम रहती है। और अगर यह साबित होता है कि वह मतदाता सही है तो फिर वो वोट डालेगा और जो उसने 2 रुपये, जो एजेंट ने 2 रुपये की जो आपको फ़ी जमा की है उसको आप जब्त कर लेंगे, उसको ज़मानत जब्त कर लेंगे उसका 2 रुपये वाला। उसके बाद अगर यह साबित हो जाता है कि वह मतदाता वास्तव में फ़र्जी है तो फिर आप उसके 2 रुपये का जो चैलेंज था उसको वापस कर देंगे और उस मतदाता को आप फिर पुलिस बल के हवाले करेंगे। तो इस तरह से आप जो है इस प्रक्रिया को भी आप मूर्त रूप देंगे। जो भी चैलेंज्ड वोटर है उसकी सारी डिटेल्स को आप फॉर्म 14 में पीठासीन अधिकारी आपके नोट कर लेंगे। और अगर जो है आपका जो चैलेंज है, जो एजेंट ने चैलेंज किया था, अगर वो गलत साबित होता है और आपने उसके 2 रुपये जब्त किए हैं तो आप उसमें उसको कॉलम 10 में मेंशन भी करेंगे कि उसके जो 2 रुपये की पेनल्टी थी वो जब्त की गई। साथियों, चुनाव प्रक्रिया में PO2 के समस्त कार्यों की व्याख्या करने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको कोई परेशानी अगर चुनाव के दौरान आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर डालिएगा, मैं उससे संबंधित फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।